कि जब भी विप्रो अपने पी के मीडियन लेवल से काफी नीचे मिले तो हम लोग खरीद सकते हैं और अपने पी के मीडियन लेवल से काफी ऊपर मिले तो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक स्ट्रेटेजी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक्स स्क्रीमर पे, वेयर वी मेक श्योर दैट इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक्स स्क्रीम इनटू योर ईयर लाउड एंड क्लियर। हम सब के साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि एक इन डेप्थ एनालिसिस के बाद हम लोग कोई टॉपिक करते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में हमें नुकसान हो जाता है। फिर हम लोग इस सोच में डूब जाते हैं कि हमारे एनालिसिस में कोई चूक रह गई। नहीं दोस्तों, हमारे एनालिसिस में कोई कमी नहीं रहती है, कमी रहती है हमारे एनालिसिस के तरीके में। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए और किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, कैसे हम लोग एक इन डेप्थ एनालिसिस कर पाए किसी भी स्टॉक का, ये हम लोग आज की इस वीडियो के सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक का डीप एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करें। हम लोग आ गए हैं हमारे फ्रेंड वेबसाइट screener.in के ऊपर। आज की हमारी कंपनी होने वाली है विप्रो लिमिटेड, जिसे हम एनालाइज करने वाले हैं। तो हम लोग ढूंढ लेते हैं विप्रो और ये पूरा डेडिकेटेड पेज है जो कि स्क्रीनर ने विप्रो को दिया हुआ है। आज की इस एनालिसिस को हम लोग 6 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला सेक्शन जो आपको यहाँ टॉप स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, दूसरा पोर्शन लेफ्ट और सेंटर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये हमारा दूसरा पोर्शन होने वाला है। तीसरा सेक्शन हमारा होने वाला है ये चार्ट। ऐसे देखने में तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बट हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे हम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फोर्थ सेक्शन में हम लोग अपने स्टॉक को कुछ पीयर ग्रुप की कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद फिफ्थ सेक्शन में हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट को समझेंगे। इन स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स में हमें एग्जैक्टली क्या ढूंढना है और वो कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। फाइनली हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालेंगे और साथ ही साथ कंपनी ने जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक शेयर होल्डर्स के साथ साझा किए हैं हम लोग उन पे नजर दौड़ाएंगे। अभी मैं आ चुका हूँ हमारे वेब पेज के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पे कंपनी का नाम, करंट शेयर प्राइस मेंशन्ड है। यहाँ पे दाहिनी तरफ हम लोग देख सकते हैं अबाउट एंड की पॉइंट्स दिया हुआ है। इसको रीड करने के लिए हम लोग रीड मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसा देख सकते हैं कि अबाउट में विप्रो क्या करती है ये बताया गया है हमें, और इंडस्ट्री में इसका क्या पोजीशन है। इसके बाद की पॉइंट्स में विप्रो के रेवेन्यू को सेगमेंट वाइज बताया गया है, किस सेगमेंट से, किस इंडस्ट्री से विप्रो अपना कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, ताकि हमें विप्रो के एग्जैक्ट बिजनेस का पता चले और इसके क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसका अंदाजा लगा सकते। तो ये था हमारा पहला सेक्शन। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन के ऊपर, जो कि ये सारी चीजें हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये छोटी सी जगह है, बट इसी छोटी सी जगह में कंपनी के पिछले 4-5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के निचोड़ हैं। तो आइए देखते हैं। पहला आइटम है मार्केट कैप, मतलब विप्रो एज ए कंपनी को मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कितना वैल्यूएशन दिया हुआ है। तो अभी विप्रो का वैल्यूएशन जो चल रहा है वो 2,50,000 करोड़ है। सेकंड, करंट प्राइस। विप्रो के हर एक शेयर का मार्केट में करंट प्राइस क्या है, तो वो 480 रुपीज है। अगर हम लोग चाहें तो विप्रो का एक शेयर परचेज कर सकते हैं मार्केट से 480 रुपए पे। तीसरी चीज है हाई एंड लो। ये बताता है हमें कि पिछले 52 वीक्स का, यानी कि एक साल का, क्या हाई प्राइस रहा है विप्रो का और क्या लोएस्ट प्राइस रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टॉक पीई, जो कि अभी 22.2 पे है। स्टॉक पीई को समझने के लिए हमें विप्रो के अर्निंग्स को समझना पड़ेगा। लास्ट ईयर के हर एक रुपए के अर्निंग के ऊपर विप्रो के शेयर को क्या वैल्यूएशन मिल रहा है वो हमें पता चलता है स्टॉक पीई रेशियो से। इतना कम पीई रेशियो रहेगा, स्टॉक को हम लोग ना अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को समझने के लिए हमें कंपनी के एसेट्स को समझना होगा। कंपनी के एसेट्स होते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कंपनी का ब्रांड नेम वगैरह वगैरह। तो अगर कंपनी के पूरे एसेट को ब्रेक डाउन किया जाए और हर एक शेयर के ऊपर उसका वैल्यू निकाला जाए तो हर शेयर का वैल्यू आता है 133 रुपीज। इसको ही हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। अगला रेशियो जो है वो डिविडेंड यील्ड है। इसको समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि विप्रो में मेरा 100 रुपीज इन्वेस्टेड है। उस 100 रुपीज के ऊपर कंपनी ने मुझे पिछले पूरे साल में कितना डिविडेंड दिया है, उसको ही डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। तो 21 पैसे का डिविडेंड मुझे 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर विप्रो ने प्रोवाइड, इसको हम लोग डिविडेंड यील्ड। नेक्स्ट आरओसीई, इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो भी रिटर्न कंपनी जनरेट करती है उसको आरओसीई बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी के पास जो भी फंड्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स के इक्विटी के फंड्स हो या फिर कंपनी का कोई लिया हुआ डेट हो, उन सारे पैसों के ऊपर कंपनी क्या रिटर्न जनरेट कर पा रही है उसको ही हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रेशियो आता है आरओई। इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये वो रिटर्न है जो कि कंपनी जनरेट कर रही है हर साल अपने शेयर होल्डर्स के इक्विटी के ऊपर। अगला आइटम है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का यूज काउंटिंग में ज्यादा होता है, हमारे लिए ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू वो रेशियो है जो हमें ऑब्टेन होता है करंट प्राइस को करंट बुक वैल्यू से डिवाइड करने के ऊपर। सिंपल सी मैथ्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू जितना लो रहेगा कंपनी के वैल्यूएशंस को हम लोग अपना सस्ता मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। ये विप्रो के ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस से करंट प्राइस कितना नीचे है, कितने परसेंटेज नीचे
नीचे है, ये आइटम हमें उस प्राइस डिफरेंस को परसेंटेज टर्म्स में बता रही है। देन रुपीज अबव बाई लेवल, दोस्तों ये मेरा खुद का बनाया हुआ एक क्राइटेरिया है, मेरा एक बाइंग लेवल है जिसके आने पर ही मैं किसी भी कंपनी में निवेश करता हूँ। और अगर कोई शेयर उस लेवल के ऊपर है तो वो पॉजिटिव परसेंटेज फिगर्स में दिखाई देता है, अगर उस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो ये फिगर मुझे माइनस में दिखाई देता। नेक्स्ट पीई 5 इयर्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने करंट मार्केट कैप को लिया है और पिछले 5 साल के एवरेज अर्निंग्स को लिया है, तो ये उसका रेशियो है। नेक्स्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 इयर्स, ये पिछले 5 साल के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज है। नेक्स्ट अगेन आरओई है जो कि 5 साल का है, तो ये भी एवरेज फिगर है रिटर्न ऑन इक्विटी का। नेक्स्ट डेट टू इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी का क्या इक्विटी कैपिटल है, इन दोनों को यूज करके इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। जितना ये फिगर 0 के पास रहेगा उतना कंपनी को स्टेबल और सेफ माना जाता है। नेक्स्ट करंट रेशियो, करंट रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो है जिससे मैनेजमेंट को कितनी आसानी होगी कंपनी के डे टू डे बिजनेस को रन करने में, इसका हमें पता लगता है। इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से, तो करंट रेशियो हमारे पास निकल के आता है। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो हाई है मतलब उसके पास करंट एसेट्स की क्वांटिटी हाई है कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज, तो कंपनी को डे टू डे बिजनेस करने के लिए कैश की कमी नहीं हो। नेक्स्ट प्रॉफिट वेरिएंस 5 इयर्स, ये पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट किस रेट से बढ़ा है वो बताता है, और विप्रो के केस में ये फिगर 7.25% है। एंड एक चीज यहाँ पे नोट करने लायक, ये CAGR फिगर है। सिमिलरली सेल्स ग्रोथ 5 ईयर, ये भी एक CAGR फिगर है, एंड विप्रो ने 10.7% के CAGR से अपने रेवेन्यूज को ग्रो किए हैं पिछले 5 साल में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे तीसरे सेक्शन के ऊपर जो कि ये चार्ट है। देखने में जैसा मैंने बताया बहुत सिंपल चार्ट है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स के लास्ट 1 ईयर के प्राइस के फ्लक्चुएशन को दिखाया गया है, और ये जो नीचे में बार्स दिखाई दे रहे हैं आपको बैकग्राउंड में वो वॉल्यूम्स को सिग्निफाई करते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इस चार्ट को चेंज करके 10 इयर्स का भी कर सकते हैं एंड मैक्सिमम का भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नीचे में 50 डे मूविंग एवरेज का भी लाइन दिया गया है, अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर हम लोग 3 साल के चार्ट पे जाते हैं, ये येलो लाइन हमें बता रहा है कि कंपनी का 50 डे मूविंग एवरेज अभी कहाँ पे है। सिमिलरली इसको ऑफ करेंगे हम लोग और 200 डे मूविंग एवरेज को ऑन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि पिछले काफी टाइम से ऑलमोस्ट 3 ईयर से कंपनी का शेयर प्राइस ने 200 डे मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द में ट्रेड कर रही है। इसी चार्ट पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पी रेशियो दिख रहा है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो सेम टाइम पीरियड का लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का पी का रेशियो किस हिसाब से फ्लक्चुएट किया है और उसका मीडियन वैल्यू क्या रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि ये मीडियन वैल्यू जो भी टाइम पीरियड सिलेक्टेड है उसका ही मीडियन है। अगर हम लोग इसको मैक्सिमम कर लेते हैं तो ये मीडियन चेंज हो जाता है जो कि 17.7 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि विप्रो का जो करंट पी है जो कि 22.8 है वो अपने ऑल टाइम मीडियन पी से काफी ऊपर है। तो अगर मुझे विप्रो में इन्वेस्ट करना होगा और मैं प्लान कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, विप्रो को थोड़ा कूल ऑफ होने दूंगा, उसके पी रेशियो को उसके लॉन्ग टर्म एवरेज के पास आने दूंगा, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं एक और स्ट्रेटजी इसमें अपना सकता हूँ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कभी भी पी रेशियो जब नीचे आती है अपने मीडियन से तो वापस ये फ्लक्चुएट होकर ऊपर जाती है अपने मीडियन की तरफ। सिमिलरली जब कभी भी पी रेशियो अपने मीडियन से काफी ऊपर चली जाती है वो वापस फ्लक्चुएट होती है और अपने मीडियन वैल्यू की तरफ आ जाती है। यहाँ भी वही चीज रिपीट हो रहा है, यहाँ भी वही चीज रिपीट हुआ, देन अगेन यहाँ वही चीज रिपीट हुआ और अपने मीडियन के आसपास में अभी ट्रेड कर रही थी काफी टाइम से भी। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हम लोग अपना सकते हैं कि जब भी विप्रो अपने पी के मीडियन लेवल से काफी नीचे मिले तो हम लोग खरीद सकते हैं और अपने पी के मीडियन लेवल से काफी ऊपर मिले तो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक स्ट्रेटेजी। हमारा नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है पीयर ग्रुप कंपैरिजन। इस सेक्शन में हम लोग विप्रो लिमिटेड को उसी के सेक्टर के बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस है अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के अगेंस्ट में एंड उसका वैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं विप्रो का पीई है 22.23 एंड इंडस्ट्री का पीई है 30.77। विप्रो अभी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लेस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। देन हम लोग सेम चीज देख सकते हैं पी फॉर 5 इयर्स के लिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग देखने वाले हैं वो है डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज। पिछले साल में उन्होंने 0.21% का डिविडेंड यील्ड दिया है जो कि इंडस्ट्री के डिविडेंड यील्ड से काफी कम दिखाई पड़ता है। 1.24 है इंडस्ट्री का डिविडेंड यील्ड एंड विप्रो का 0.21 है फॉर द लास्ट ईयर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जो कि है क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट्स। इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रहे हैं एंड करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी एक क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग किसी कंपनी को जज नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं कंपनी के करंट क्वार्टर के सेल्स फिगर्स को देखता हूँ एंड ईपीएस फिगर्स को देखता हूँ और उनको कंपेयर करता हूँ लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के सेल्स एंड ईपीएस से, जस्ट टू सी
की इंडस्ट्री में या फिर कंपनी के साथ कोई स्लो डाउन तो नहीं चल रहा। मूविंग अहेड हम लोग चलते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक रिपोर्ट हो सकता है हमारे लिए, ताकि हम लोग ट्रेंड पहचान सकें। जो भी ग्रोथ की कंपनीज हैं वो ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या फिर किसी लंबे टाइम फ्रेम में जैसे कि 3 साल 5 साल 7 साल या 10 साल में कंपनी का क्या ग्रोथ रहा है, कंपनी के सेल्स किस हिसाब से बढ़े हैं, उसके ऑपरेटिंग मार्जिन किस हिसाब से सस्टेन रहे हैं या गिरे हैं या फिर बढ़े हैं। इन सभी के बेसिस पे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। सेम सेक्टर की ही बाकी कंपनीज के लिए भी हम लोग सिमिलर फिगर्स को देख सकते हैं और हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कंपैरिजन में अपनी कंपनी कहां पे स्टैंड करती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन्स एज वेल एज द नेट पीएस दैट कंपनी जनरेट्स। जैसे कि सेल्स 37,000 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ पे अब है। देन अगेन ईपीएस 8.55 रुपीज की थी इन मार्च 2012 और वो फिगर अब बढ़ के 20.68 रुपीज हो गई है इन मार्च 2023। इन सारे कंपाउंडेड फिगर्स को हम लोग एक जगह यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। ये 10 साल के पीरियड के लिए क्या सेल्स ग्रोथ रहा है इस कंपनी का, देन 3 साल के पीरियड के लिए 5 साल के पीरियड के लिए क्या सेल्स ग्रोथ रहा है। सिमिलर प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं यहाँ पे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, और अभी तक इस साल में क्या रहा है प्रॉफिट का ग्रोथ, वो टीटीएम फिगर हमें बताता है। सिमिलरली स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है फॉर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू बैलेंस शीट। ये कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने के लिए अभी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, उनके पास क्या एसेट्स हैं, क्या रिजर्व्स हैं एंड उनका किस तरीके का एक्सपेंशन का प्लान है। ये सारी चीजों को समझने के लिए बैलेंस शीट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनी के ऊपर डेट कितना है, क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग बैलेंस शीट में देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी के 26,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 76,000 करोड़ तक गए थे मार्च 2023 में। बोरोविंग्स कंपनी की 6,000 करोड़ की थी ऑलमोस्ट 2012 में, जो कि अभी बढ़ के 18,000 करोड़ की हो गई है। क्योंकि हमें बोरोविंग्स में ग्रोथ दिख रही है तो हम लोग देखना चाहेंगे कि बोरोविंग्स ग्रो हुई है तो क्यों हुई है और उस पैसे का कंपनी ने क्या यूटिलाइजेशन किया है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो एक्सपैंड कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा रही है, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में घुस रही है, उनका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ता है और ये एक हेल्दी साइन है। अगर कंपनी के फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं और साथ में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, मतलब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा पा रही है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आज के फाइनल सेक्शन की तरफ, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न एज वेल एज द न्यूज एंड अपडेट्स दैट कंपनी शेयर्स विद इट्स शेयर होल्डर्स। तो हम लोग पहले देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे डिफरेंट रोज दिए गए हैं प्रोमोटर के लिए, एफआईआईज के लिए, डीआईआईज के लिए एंड पब्लिक के लिए। इस टेबल के बेसिस पे हम लोग ट्रेंड देख सकते हैं कि प्रोमोटर का होल्डिंग 2021 के जून में क्या था और वो आज के डेट में क्या है, क्या वो बढ़ा है, घटा है। इस बेसिस पे हम लोग ये जान सकते हैं कि प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस कितना है अपनी ही कंपनी में। अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं, डंप कर रहे हैं, तो ये एक जनरली रेड फ्लैग होता है फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। हमें उन कंपनी से दूर रहना चाहिए। सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस काफी इन्फॉर्म्ड लोग माने जाते हैं, चाहे वो डीआईआईज हो या एफआईआईज हो। तो अगर उनका इंटरेस्ट किसी कंपनी में बढ़ रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि वो कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छा करने वाली है। नेक्स्ट हमारा फाइनल जो आइटम है वो है डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कंपनी ने जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज हो या कोई बिजनेस अपडेट हो, जो भी चीज कंपनी के शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकती है या फिर बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, वो कंपनी शेयर करती है थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ एनएसई एंड बीएसई। उन सारे इंफॉर्मेशन को screener.in हमारे लिए एक जगह पे रख देता है, जिससे कि हमारा एनालिसिस काफी सिंपल एंड इजी हो जाता है। इसके अंदर अनाउंसमेंट्स हैं, जिसमें कि रिसेंट अनाउंसमेंट जो भी कंपनी ने किए हैं वो हैं, और हम लोग अगर चाहें तो कोई अनाउंसमेंट सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि इस कंपनी ने पिछले साल में शेयर्स बाईबैक किए थे, तो हम लोग देख सकते हैं सर्च करके बाईबैक से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन कंपनी ने पब्लिक के साथ शेयर किए थे। और जैसा हम लोग देख सकते हैं 11 जुलाई 2023 को कंपनी ने कुछ पोस्ट किया है रिलेटेड टू बाईबैक्स। देन एनुअल रिपोर्ट्स, हर साल हर कंपनी एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है फॉर इट्स शेयर होल्डर्स टू रीड। और अगर हम लोग वॉरेन बफेट की माने, किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए ये सिंगल एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट वर्दी मानने से पहले या फिर उसमें इन्वेस्ट करने से पहले जरूर से जरूर उसके एनुअल रिपोर्ट को एक बार देखें, और सारे प्रीवियस ईयर्स के एनुअल रिपोर्ट्स हमें एक जगह पे यहाँ पे मिल जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग के अपडेट्स, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर कंपनी को डाउनग्रेड या अपग्रेड करती है या फिर रीअफर्म भी करती है, तो वो सारे अपडेट्स एक जगह पे यहाँ पे मिल जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे कोई भी कंपनी डेट ले सकती, उस डेट का क्या इंटरेस्ट परसेंटेज रहेगा, वो लोन महंगा मिलेगा या सस्ता मिलेगा, ये इस क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं जो कि हमें रेगुलरली गो थ्रू करने चाहिए। देन कॉन कॉल्स, मीटिंग्स होते हैं मैनेजमेंट के, इन्वेस्टर्स एज वेल एज अदर एनालिस्ट के साथ। तो इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट के क्वेश्चंस को वहाँ पे एड्रेस किया जाता कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, एज वेल एज करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्कस किया जाता है एंड फ्यूचर में क्या कंपनी के गोल्स हैं, क्या कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, ये सारी चीजें कंपनी इन कॉन कॉल्स
उसमें डिस्कस करती है, तो उनके ट्रांसक्रिप्ट्स एंड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं थ्रू दिस सेक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी यूजफुल चीज है हमारे लिए एज स्टॉक इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों ये था हमारा इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ आवर टुडेज कंपनी विच इज विप्रो लिमिटेड। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एनालिसिस काफी पसंद आया होगा और बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू आपको सीखने को मिला होगा। आप लोगों का अगर कोई डाउट हो या फिर अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे बने, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट लीव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसका कंटेंट पसंद आया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम वादा करते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग अलोंग।